वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बर्दाश्त की जब हम बात करते हैं या रवादारी की बात करते हैं, बर्दाश्त तो बेसिकली आप दूसरों के रवैयों को बर्दाश्त करें। अगर किसी ने आपसे कोई बात ऐसी कर दी है जो कि आपके मुताबिक नहीं है, तब भी उसकी बात को पी जाना, हज़म कर देना या बर्दाश्त कर जाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम रवादारी की बात करते हैं तो आपके जिस्मानी, लसानी, मजहबी या सियासी बुनियादों पर किसी से भी कोई इख्तलाफात हों और आप उन्हें नापसंद करते हो, बट आप उस बात को बर्दाश्त करें, खंदा पेशानी के साथ उस बात को बर्दाश्त करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये है रवादारी। लेकिन आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें या पूरी दुनिया में देखें, सो ना बर्दाश्त है लोगों में, ना रवादारी है। और इस दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि इन दोनों चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए या पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए बर्दाश्त का दामन थामे रखना और रवादारी का मुजाहरा करना, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर मोहसिन नवाज़ इस वक्त शो में मौजूद है। मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले ये कि आपको क्या लगता है, आज का दिन मनाया तो जा रहा है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज का दिन मनाने का क्या मकसद है? मकसद तो जैसे अभी आप बता रही थी, लेकिन मैं तो इस दौरान आपकी बात जब हो रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद इतना ज़्यादा इनटॉलरेंस बढ़ गया है कि हर रोज़ हमें टॉलरेंस डे मनाना चाहिए। हर रोज़ दिन का आगाज़ जो है, ये सोचकर करना चाहिए कि आज भी हम टॉलरेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लोगों के अंदर अंदर जो अदम बर्दाश्त है, वो इस कदर बढ़ गई है। और आप देखें कि अगर जो लोग सोसाइटी के बदलते हुए रवैयों पर, इंसान के बदलते हुए रवैयों पर नज़र रखते हैं, वो ये बात यकीनन नोटिस करते हैं कि ये अगर डिकेड्स की बात करें, पिछले 2, 3, 4 दहाइयों में, तो ये इसका ग्राफ आपको बहुत ऊपर की तरफ आता हुआ नज़र आता है। दुनिया में तो ख़ैर मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ इसके कल्चर्स के मुताबिक भी वेरिएशन होगी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ आप देखिए कि कितना ज़्यादा हमें लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा घटता हुआ नज़र आता है। अच्छा, और इसके जो है वो कई पहलू हैं, जो इस पे मेरा ये बड़ा पसंदीदा मौज़ू है, क्योंकि मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी और काउंसलिंग के फ़ील्ड से है। और एक-दूसरे की बात को एक्सेप्ट ना करना, कबूल ना करना, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट ना कर पाना। डाइवर्सिटी क्या है? एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जिसमें कोई दूसरा अपने नज़रियात में, ख़यालात में, अकायद में, नुक्ता नज़र में आपसे मुख्तलिफ होगा। लेकिन आप उसके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को बेशक ना मानें, बेशक कबूल ना करें, पर उसके हवाले से रिस्पेक्ट वाला रवैया रखें। ये सोचते हुए कि इंसानों के माबैन जितना भी ये काम ख़यालात से लेके और प्रैक्टिकल अप्रोच तक है, इस सब के अंदर इंसानों के जिस तरह थंब इम्प्रेशन नहीं मिलते, इसी तरह उनके ख़यालात भी एक जैसे बेशक। तो नहीं हो सकते ना। दुनिया में रंगारंगी, खूबसूरती इसी चीज़ से है कि हर इंसान दूसरे से किसी हद तक मुख्तलिफ है। हम्म। और इसी पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, बात शुरू कहाँ से होती है? आप देखिए कि बात शुरू होती है कि जब हम बच्चों को बहुत छोटी एज में, जब वो 7 साल से पहले की एज में, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल से जो जब वो बच्चों को हम ग्रूम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनको हम अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा करने का कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंशियल उनके पास एविडेंस आता है, वो इससे मुख्तलिफ आता है। हम्म। बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ ये सीखता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, सच बोलना अच्छी आदत है, दयानतदारी अच्छी आदत है, नेक होना, बड़ों का अदब करना, छोटों से शफ़क़त से पेश आना। अच्छा, ये वो सारी खूबियाँ हैं जो निसाब की हद तक पढ़ाई जाती हैं हम सबको। लेकिन जब वो बच्चा प्रैक्टिकली उस स्कूल से निकल के रोड्स से होता हुआ, उनको ऑब्ज़र्व करता हुआ, तो जब घर पहुँचता है, तो वो देखता है कि सड़कों पर भी लोग एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक-दूसरे के लिए कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तौहीन-आमेज़ रवैये इख्तियार करते हैं। घर आता है तो माँ-बाप के दरमियान चपकलिश, कभी, कभी बहन-भाइयों के आपस में लड़ाई, कभी मुलाज़मीन को डाँटा जा रहा होता है। तो उसे लगने लगता है कि ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो उसे नॉलेज स्कूल के निसाब से दिया जाता है वो और है, और जो नॉलेज उसे प्रैक्टिकली दिया जा रहा है वो और है। चुनांचे सारी ज़िंदगी
वो इस कश्मकश में रहता है कि दोनों में से नॉलेज कौन-सा बेहतर है। जब भी वो स्पीच देता है, तो वो स्पीच देते हुए उन्हीं इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करता है। सच हुँ। बोलना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, किसी की हक तलफ़ी नहीं करनी चाहिए, ये सारे अच्छा, आपको इंग्रीडिएंट्स नहीं होते हैं। लगता कि जब हम अदम जी, बर्दाश्त की बात करते हैं और इस हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ चुकी है कि लोग इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होने लग गए हैं। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि टॉलरेंस पूरी लेवल तरह होना से। ही ना? देखिए, पूरी तरह से, क्योंकि इसमें मसला जो जिस डायरेक्शन पर हमारी इस वक़्त कौमी जो ये एक जिस नहज पर हम हैं, उसमें अदम बर्दाश्त के पीछे देखना पड़ेगा कि साइंस क्या कहती है। तो साइंस एक्चुअली ये कहती है कि पीछे मूड डिसऑर्डर, मूड के प्रॉब्लम्स, मूड के उतार-चढ़ाव के मसले, कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस इंसान के अंदर ये टॉलरेंस जो है वो कम कर देता है। आप अगर देखें, मैं बड़ा यानी एक इस हवाले से फ़िक्र की भी बात है कौमी सतह पर कि यूएनओडीसी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख अफ़राद ऐसे हैं, जो एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हैं और जिनका बाकायदा इलाज किए जाने की ज़रूरत है। और एडिक्शंस में लोग क्यों जाते हैं? जब उनका अपना मूड उनसे सँभाला नहीं जा रहा होता, जब वो मूड को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, और तकरीबन 5 करोड़ और 6 करोड़ की तादाद वो बताई जा रही है, जिनको किसी न किसी हवाले से काउंसलिंग की हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, यानी ऑलमोस्ट ये आप समझ लीजिए कि 20% लोग तो वो हैं जो जिनको बाकायदा तौर पे किसी न किसी हवाले से हेल्प की ज़रूरत है। सही। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं। देखिए, अगर हम देखें इसी इंटॉलरेंस की ही बात करें, तो पर्सनल इंटॉलरेंस जो कि हमने बचपन से ही एजुकेट कर दिया। बचपन में एक और चीज़ भी हुई कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उनके अंदर भी उनकी मर्ज़ियों के खिलाफ बात करने, बर्दाश्त करने की सख़्त ताकत, हैसियत, सलाहियत कम हो जाती है। और अगर कोई जीनियाती तौर पे किसी की फैमिली में रन करता हो कोई मूड डिसऑर्डर, तो उस मूड डिसऑर्डर के जो जीन्स हैं, वो भी एक्टिव हो गए। अब उनके एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि एनवायरमेंटल फैक्टर ऐड हुआ, जिसने उनके अंदर अदम बर्दाश्त, यानी मर्ज़ी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को हम पैम्पर कर रहे हैं, हम तो बच्चों की कोई बात उनको नो सुनना सिखाते ही नहीं। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने एक तरफ स्कूल से मिलने वाला नॉलेज और प्रैक्टिकल होने वाली अप्रोच में फ़र्क देखा। दूसरी तरफ उन्होंने ये देखा कि उनकी हर बात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, और जब बड़े हुए, तो उन्होंने जब सोसाइटी में इर्द-गिर्द देखा, तो जहाँ से भी उनके साथ इख्तिलाफ़ हुआ, बस फिर वहाँ उनका इख्तिलाफ़ है, वहाँ उनका झगड़ा अच्छा, है, लेकिन देखें, वहाँ ये उनकी। जो इख्तिलाफ़ात की हम बात कर रहे हैं, अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, मैं वैसे अपनी हुँ, सोसाइटी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तो देखती हूँ पूरी दुनिया में यही कल्चर हुँ। जो है वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है। व्हाट डू यू थिंक इसमें बेसिक रीज़न्स क्या हैं? एक तो देखें, जो भी इंसान ज़हनी तनाव का या किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार होगा, उसमें अदम बर्दाश्त वाला एलिमेंट ज़्यादा होगा। ज़हनी तनाव जी। आता किस वजह से है? हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, हम सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हुँ। कहीं न कहीं ये चीज़ें भी ज़हनी तनाव की, एंग्ज़ायटी का, स्ट्रेस का बाइस बनती हैं? अल्टीमेटली आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो शैटर करता है। सो आप इस जो चीज़ भी से एग्री करते हैं? और बिल्कुल। इसके अलावा जी। आपको क्या लगता है और क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं आपकी बात से इस तरह से इसको ना सिर्फ़ इससे एग्री करूँगा, बल्कि इसको ही आगे बढ़ाते हुए ये नुक्ता नज़र पेश करूँगा कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे इर्द-गिर्द, जैसे हम अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं। देखिए, आज अभी आप कोई पोस्ट लगाइए सोशल मीडिया पर और आप अपना कोई नुक्ता नज़र दीजिए। आपको अगर वो पोस्ट वायरल होती है ना, तो नीचे आपको कुछ ही कमेंट्स के बाद कोई बहुत नेगेटिव बातें करता हुआ ज़रूर मिल जाएगा। हुँ, अच्छा, अब वो बात, यानी कि उसके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, उसके अंदर का जो इंटॉलरेंस है, वो वहाँ बोल रहा होता है। उसके अंदर कोई यानी जो आपने स्ट्रेस लेवल की बात की है, तो एक्चुअली इनकॉम्पिटेंस भी इंटॉलरेंस पैदा करता है। अच्छा, वो इस सही। तरह से कि जब हमारे अंदर कुछ सलाहियतों की कमी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे सोचने के पैराडाइम मुख्तलिफ हैं, हमारे करने के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। तो जब हमारे किए हुए किसी काम के अंदर कॉम्पिटेंस की कमी होगी और कोई दूसरा उस पर कोई अपनी राय का इज़हार करेगा कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। यानी उसका अगर नॉलेज ज़्यादा है किसी का, मुशाहिदा ज़्यादा है,
तो वो उस पर कोई तबसरा करेगा तो फौरन क्लैश पैदा होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटेंस की कमी थी, इसने इसको परखा नहीं था, तो इस लेकिन इसने उस अपनी परख को बेहतर करने की बजाय इसने उसको दुश्मन जाना जिसने इससे इख्तिलाफ किया। तो हुँ, अच्छा, इसमें सोशल मीडिया भी अपना रोल अदा करता है। इवन मैं आपको बताऊं, बड़ा रिस्पेक्टफुली ये बात भी, हम मीडिया पर बात कर रहे हैं, तो क्या हम मीडिया पर ऐसे शोज नहीं देखते कि जिसमें बाकायदा तौर पे रेटिंग बढ़ाने के लिए बाजुकात प्लानिंग के साथ और बाजुकात तीली लगाकर, तो दो एग्ज़ैक्टली। जो कोई लोग बैठे होते हैं, उनके दरमियान ऐसा एक अलाव भड़काया जाता है, जिससे कि वो दोनों उलझते हैं। इवन अभी तो ये भी होने लग गया है कि वो उठ के एक-दूसरे पर अटैक करते हैं, जो कि बिल्कुल, बड़ा ही एक ये चीज़ अफ़सोसनाक तो है। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ, लेकिन इसके हुँ, साथ-साथ आपको नहीं लगता कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का, सियासत का, पॉलिटिकल लीडर्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें कसूर है कि आपने इतना अदम बर्दाश्त को प्रमोट कर दिया और आपने इतनी नेगेटिविटी फैला दी अपने हरीफों के खिलाफ कि अब आपके फॉलोअर्स जो हैं, वो एक-दूसरे का गिरेबान पकड़ने को आते हैं? इसे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, ये जो माहौल बना है पिछले चंद सालों में, कुछ सालों में बढ़ता चला गया है कि यानी कि एक घर के अंदर, हम दूर की बात क्या करें, एक घर के अंदर माँ-बाप और बच्चे एक-दूसरे से उलझ रहे होते हैं और एक-दूसरे की अच्छा, दुनिया में ऐसा नहीं है। आप किसी भी और कंट्री के हवाले से देखें, चंद एक कंट्रीज़ को छोड़कर, तो वहाँ लोगों को पता भी नहीं होता कि सियासी जमातों की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं या क्या। वो अपनी अपनी जो अपनी लाइफ़ की तरजीहात होती हैं, वो उस पर फ़ोकस होके पूरा दिन अपना बेहतरीन वक़्त का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो लोगों को बहुत ज़्यादा सियासी मौज़ू पर बात करने का शौक है और हुँ, उस शौक में अच्छा, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स का आपने जो फरमाया कसूर, मैं समझता हूँ कि वो शायद इससे कोई फ़ायदा उठाते हैं लोगों के इस अदम बर्दाश्त से, या कैसे कि वो इस चीज़ को बाकायदा तौर पे लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना, यानी इस हद तक नेगेटिविटी बढ़ चुकी है कि 2 जमातों के 2 लोग आपस में एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हुए भी अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते। बेशक। अच्छा, क्या हम एक माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं और एक-दूसरे के साथ जो एक सोसाइटी का ताल्लुक है हमारा, सोशल रिलेशनशिप में, तो हुँ, फिर ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी बात को भी अच्छा, इवन मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ कि माइक्रोफ़ोन जिसके पास भी है, हुँ, अच्छा, ये एक बहुत बड़ी अमानत है, माइक आपके पास होना, माइक्रोफ़ोन और कैमरा का होना बहुत बड़ी अमानत है। लेकिन क्या हम ये नहीं देखते कि इसमें फिर जो मज़हबी हवाले से जब बात होती है, हमारे मज़हब का, दीन-ए इस्लाम का जो असल मैसेज है, वो तो रवादारी का है। हुँ, जिसका आज हम दिन मना रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा मैसेज तो आपको इस्लाम की तरफ से मिलता है, ठीक जिसका है। जिसके नाम के अंदर ही सलामती है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि उसी मज़हब का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे फ़ोरम्स पर जो है वो कोई ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें कही जाती हैं, जिससे शिद्दत पसंदी पैदा होती है, जिससे दूसरों पर अटैक करना, जल्दी से हम किसी के बारे में अच्छा, फ़तवा एक सा एक दे एक देते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे जी। ये भी करना चाहूँगी कि रवादारी का आपने ज़िक्र किया, मैंने भी उसको थोड़ा-सा अपने अल्फ़ाज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट हाउ वुड यू डिफ़ाइन रवादारी? और इसके साथ-साथ अगर हम चाहते हैं कि जो हो चुका वो हो चुका, आज से बेहतरी का सफ़र उसका स्टार्ट, उस जर्नी को हम स्टार्ट कर दें, व्हाट डू यू थिंक हुँ, बर्दाश्त को अपनी सोसाइटी में या पूरी दुनिया की हर सोसाइटी में प्रमोट करने के लिए एज़ एन इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रवादारी और हमें प्लस सी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सीखना होगा, हमें ये देखना होगा, आपने बड़ा ही उम्दा सवाल किया। हमें ये सीखना होगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे हमें करना क्या है? क्योंकि एक तो हमें ये करना है कि हमारे घरानों में जो छोटे बच्चे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग करते हुए कम से कम हमें ये चीज़ उनको ट्रांसफ़र नहीं करनी और उनके अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट्स देने हैं, जो कि मीडिया जैसे हम बात कर रहे हैं और फ़ोरम्स पर भी बात होती है। तो ये सारा जो है, ये एक कलेक्टिव विज़डम जो है वो हम अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करें, एक। दूसरी बात ये है कि अगर हमें कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होती, तो हम जायज़ा ले लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे अंदर केमिकल्स का इम्बैलेंस है, कोई हमें हुँ, मूड की डिफ़िकल्टी है, कोई हमें किसी हवाले से कोई काउंसलिंग की नीड हो। बाज़ औक़ात मियाँ-बीवी का आपस में झगड़ा होता है और मियाँ झगड़ के घर से नेगेटिव फीलिंग्स के साथ ऑफ़िस पहुँचता है, तो वो अपनी उस जो टॉक्सिसिटी है, उसको आगे मुंतकिल करता है अपने कोवर्कर्स पर, अपने सबॉर्डिनेट्स पर।
तो ये चीज भी एक ऐसा वायरस है। अनफॉर्चुनेटली हम वायरस की डेफिनेशन सिर्फ बीमारियों की हद तक समझते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की टॉक्सिसिटी वायरस बन के स्प्रेड होती है, जिस तरह मुस्कुराहट, अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारी मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ले आती है, तो इसी तरह से ही जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, इनके भी पोते पोतियां होते हैं, और ये भी नस्ल दर नस्ल चलते हैं। तो एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा ख्याल जुड़ता चला जाता है। तो हमें करना ये होगा कि हम इस बारे में बात करें, और फिर उसके हवाले से अगर हमें प्रैक्टिस करने में दुश्वारियां हैं, तो फिर हम बाकायदा इस चीज को अपने अंदर देखें। सबसे बड़ी बात जो कि मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम का एक मैसेज है, और सबसे स्ट्रांग वो चीज शायद जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, कि हम में से जब भी कोई अदम बर्दाश्त की बात करता है तो वो दूसरों की बात करता है। वो हम्म। इस बात का जायजा लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि कहीं मैं भी तो अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं हूँ, बेशक। मेरे अंदर कितना टॉलरेंस है। तो अगर मैं अपनी बात करूंगा, अपने से बात शुरू करूंगा, तभी तब्दीली आएगी। लेकिन हमेशा मुहासबा हम करना उंगली बड़ा उठाते, ज़रूरी है। और हम हमेशा उंगली उठाते हैं कि उस तरफ अदम बर्दाश्त नहीं है, उस अच्छा, तरफ मैंने अदम आपसे एक बर्दाश्त और है, उस सवाल तरफ भी अदम। इसके साथ-साथ किया था, रवादारी को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? डाइवर्सिटी जो है, ये जो आपस में तालमेल है, यानी ये एक बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है रवादारी, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक दूसरे से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ भी हो, तो एक मसावात और रवादारी के साथ कुछ एहतराम इंसानियत के उसूलों को अपनाते हुए एक दूसरे के बीइंग को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की एक एक इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है। देखिए, हम सब एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम हैं। कुछ वैल्यू को समझ लेना कि कुछ भी होगा, पर इस वैल्यू पर हम एक दूसरे के साथ इंसानी जो एक रिश्ता है उसके तहत है, तो हम रवादारी का सलूक, हम खैर का जो है वो जरिया बनेंगे, हम शर का जरिया नहीं बनेंगे। आप उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया की तमाम तालीमात, और खास तौर पे हमारी जो दीनी तालीमात है उसके अंदर ये अफ़्व दरगुजर, माफ करना, रवादारी, एक दूसरे, कोई मुख्तलिफ ख्याल भी रखता है, कोई कोई कम्युनिटी है, उसके साथ इज्जत का रिश्ता, उसके हुकूक का ख्याल रखना, ये है वो रवादारी जो हुँ। मिसिंग है। और इस पर बात करते रहने की, और इस पर यानी अपने ख्यालात को प्रैक्टिस में लाने की अगर हम कोशिश करते रहेंगे, तो जब जागे तब सवेरा के उसूल के मुताबिक अब से आगे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मोहसिन नवाज़ साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, और यकीनी तौर पर अगर आपको लगता है कि कोई अदम बर्दाश्त का शिकार है, तो यहाँ पर अपना मुहासबा भी करें कि कहाँ पर आप गलत हैं और कहाँ पर आपको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में परिंदों की अफजाइश नस्ल का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको सरमाया जो है, सरमाए की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती। अच्छा, जब हम लव बर्ड्स की बात करते हैं, सो लव बर्ड्स बेसिकली बरे आज़म अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे छोटे ये पैरट्स होते हैं, और उनको लव बर्ड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये एक ही जीवन साथी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये गुजारते हैं, और कई कई घंटों उनके साथ बैठे रहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज लव बर्ड्स। सो हम इस पर बात करेंगे आज कि ये कारोबार स्टार्ट करने से पहले कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें मुनाफा कितना होता है। लव बर्ड्स की अगर हम बात करें, सो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस सब पर बात करने के लिए एविकल्चरिस्ट यासिर खान रोखड़ी एक्चुअली में हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच यासिर खान रोखड़ी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जब हम परिंदों के कारोबार की बात करते हैं, इसमें बेसिकली ये आम इम्प्रेशन तो यही पाया जाता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करनी पड़ती है, और इसमें सरमाया जो होता है वो भी कम होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता है। ये कारोबार बेसिकली कितने पैसों से स्टार्ट हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ओवर। देखें, बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक किसी भी बिज़नेस के लिए चाहिए होता है, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर के किसी कोने से, अपने बेडरूम से, अपने लाउंज से, अपने सर्वेंट क्वार्टर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी लबर्ड जी 1500 रुपये से लबर्ड की प्राइस स्टार्ट होती है, और लबर्ड जो है वो 20 लाख तक जाता है अच्छा, पर बर्ड। 20 लाख पर बर्ड या पर पेयर? पर बर्ड।
पर बर्ड 20 लाख रुपए जी। का भी मिलता है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि हम कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ हैं, और आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना आप अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल उस ठीक। हिसाब से आप एक फिजिबिलिटी बनाते हैं। इट्स एडवाइजेबल टू हैव अ मिक्स बैग। दो तरह के लवर्ड्स हो बिजनेस टर्म्स में अगर हम बात करें, देयर सर्टेन बर्ड्स दैट आर कॉल्ड कमर्शियल बर्ड्स, और कुछ म्यूटेशंस होती हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ मिक्स बैग। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कमर्शियल परिंदे मतलब ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ जो है म्यूटेशन के ज़रिए आप तक आते हैं, सो इनको कौन लोग जो हैं वो रखना पसंद करते हैं? बेसिकली जिनको हम कमर्शियल बर्ड कहते हैं पाकिस्तान में, दे आर बर्ड्स विद रेड आइज। पाकिस्तान में लोगों को रेड आई का ज़रा रुझान आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, एंड दे अप्रिशिएट रेड आइज मोर। और जो म्यूटेशंस होती हैं, दे आर मोस्टली ब्लैक आई बर्ड्स। म्यूटेशंस में भी रेड आई हो सकता है, बट म्यूटेशंस जो होती हैं वो डिफरेंट आप बर्ड्स को मिक्स करके एक नई वैरायटी आप कह सकते हैं यू कैन क्रिएट। एंड जो कमर्शियल बर्ड्स हैं, देयर बेसिक लेवल कैटेगरीज वो 2-3 टाइप्स हैं जो अच्छा, जब relatively आपने लोअर प्राइस बर्ड्स आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने ये बिजनेस जो था स्टार्ट किया तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की उस टाइम ज़रूरत पड़ी थी और फिर अब आप कितना कमा लेते हैं इन परिंदों से? देखें, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जब मैंने ये शुरू किया, मुझे शौक था। आई हैड नो आइडिया कि इससे पैसे बनेंगे या इससे पैसे बनते हैं या ये बिकते हैं। मैंने शौक में बर्ड्स रखे आपने उनको। कौन से बर्ड्स रखे थे? मेरे आई एम अ लव बर्ड स्पेशलिस्ट जी। मेरे पास लव बर्ड की बेसिक से लेके हाई एंड तक सारी म्यूटेशंस ब्रीड होती हैं मेरे पास। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अच्छा, जब जी शुरू में मैं कर रहा था तो मुझे नहीं अंदाजा था कि इससे बिजनेस होगा या पैसे होंगे या व्हाटएवर। मैंने शौक में शुरू किया, एंड देन एज वो शौक प्रोग्रेस करता गया तो आपको पता चलता गया कि यार ये तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, एंड यू नो तो यूरोप के टॉप ब्रीडर्स जो हैं उनसे मैंने बर्ड्स इंपोर्ट किए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन। तो जैसे जैसे आपके पास अच्छी क्वालिटी आती है, आप उनको डिस्प्ले करते हैं सोशल मीडिया, आपका एक पहचान बनती है, नाम बनता है। अच्छा, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्ड्स को अपने पास रखना। कोई भी बिजनेस हो, इसमें एक तो ये हर बिजनेस के हवाले से एक तासुर होता है कि आपको शुरू में शायद थोड़ा बहुत लॉस हो, फिर आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आने लगता है। सो आपने तो कहा मैंने शौक में किया, लेकिन जब शौक जो था प्रोफेशन बना, सो उसमें कभी आपने लॉस भी बर्दाश्त किया, जो कि एक बिजनेस में नॉर्मल चीज़ है। लॉस आपको जब तक नहीं होता इंसान तब तक उठता नहीं है। विदाउट एग्जेजरेशन मुझे एक पैसे का कभी लॉस इस काम में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। बेसिक मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी अदर देन द मनी यू इन्वेस्ट ऑन बर्ड्स, और इट इज़ लाइव स्टॉक, ऑब्वियसली बीमार भी हो सकते हैं, वो मर भी सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई कॉस्ट आपकी ऐसा है नहीं। ठीक है। देयर फीडिंग इज़ प्रिटी बेसिक, बड़ी लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट है या कॉस्ट है, और दे मल्टीप्लाई। देखें, कोई भी जो लाइव स्टॉक का बिजनेस है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने एक पेयर लिया, वो एक पेयर आपको सीजन में 12, 13, 14 बच्चे दे देता है। तो आपने अगर आप उन बर्ड्स को होल्ड कर रही हैं तो एक पेयर से हमने 6-7 पेयर घर में डेवलप कर लिए, तो वो मतलब 6 टाइम्स ग्रोथ है। और आप इसी तरह अगर आपके पास 100 पेयर्स हैं तो आप यू कैन डेवलप 500-600 पेयर्स आउट ऑफ दोज 100 पेयर्स। अच्छा, वैसे देखें, जब मैं ये सोचती हूँ, मैं इस कारोबार का सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ठीक है ये कारोबार, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग अब इस बिज़नेस में आने लग गए हैं। क्या इसकी सेल उस तरह से हो जाती है जैसे बहुत से लोग शौक की वजह से ये बर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखते हैं? देखें, हमारी आबादी रफली 25 करोड़ है, तो जो नंबर ऑफ फैंसियर्स इन पाकिस्तान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इज़ अबाउट 2.5 से 4 लाख, विच इज़ नॉट इवन 1% ऑफ पाकिस्तान। So you know it is a big market, and Pakistan is an emerging market. इसमें काफ़ी स्पीड से बड़ी अच्छी रैपिड ग्रोथ देखने में नज़र आ रही है। एग्रीकल्चर में लव बर्ड्स भी हैं, एंड देयर अदर टाइप्स ऑफ बर्ड्स एज वेल जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अच्छा, अ गुड ये मार्केट। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है? मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जब आपने देखें आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, ये भी तो एक जानदार चीज़ है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होना, उसके बारे में हर चीज़ का आपको इल्म हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये काम है? देखें, ऑब्वियसली दे आर लिविंग थिंग्स, लेकिन मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताऊं
कि ये जो क्वालिटी बर्ड्स हैं दे आर नॉट इजी टू अरेंज. You can buy birds, but if you want pedigreed quality birds, there are very few breeders जिनके पास अच्छी क्वालिटी आज भी पाकिस्तान अच्छा, में अच्छी है. क्वालिटी से क्या मुराद है? There are quality standards, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कि कलर ऐसा होना चाहिए, मास्क ऐसा होना चाहिए, फीट कलर ऐसा हो, नेल्स ऐसे हों, और उनका जो फिशरी मास्क होता है वो ऐसा हो. तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली स्पेसिफाई किए गए. उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन बर्ड्स को जज किया जाता है कि आर दे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नॉट. साइज कैसा है, हेड कैसा है, बॉडी कैसी है, हेड बॉडी प्रोपोर्शन कैसा है. तो जो क्वालिटी पेडिग्रीड बर्ड्स हैं, आप देखें एक रोड साइड डॉग है और एक अल्सेशन डॉग है, तो डोंट यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम. बिल्कुल ठीक हो गया. तो वही दैट इज द डिफरेंस इन और पेडिग्री. जब आप कोई भी बर्ड रख रहे हैं, वो लव बर्ड हो सकते हैं, वो कोई पिजन हो सकते हैं, कोई भी आप ऐसी चीज़ उसके बारे में जो रख रहा हो, ये जो बिजनेस कर रहा हो या जिसका अपना शौक हो, उसको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही होना हर एंगल से, वो कितना ज़रूरी है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं उसी तरफ आ रहा था, वो मेरा वो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ था पहले. तो आई वाज सेइंग कि जो पेडिग्रीड क्वालिटी बर्ड्स आर नॉट इजी टू फाइंड. जब आप इतनी मेहनत करके, रिक्वेस्ट ऐसे भी हैं जो आपको 6-6 महीने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी प्लीज़ बर्ड दे दें. आप ऑब्वियसली एक लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, आप हर किसी को वो बर्ड्स नहीं दे सकते. तो जब आप इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से एक बर्ड लेते हैं, तो आपको उसकी कदर होती है. एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट बर्ड, एंड यू वांट कि उसकी अच्छी ब्रीड करें आप और उसको, उसकी उस नस्ल को प्रिजर्व करें, अदर देन जस्ट द मनी पार्ट. ठीक है. आप चाह रहे हैं कि आपके पास वो पेडिग्री प्रिजर्व हो, तो ऑब्वियसली यू टेक स्पेशल केयर. और आपको शौक होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में पैसे कमाने के लिए. यू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन देम एंड यू नीड टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम. लेकिन आप वैसे खुद कितनी केयर करते हैं? जी, मुझे तो काफ़ी शौक है जी. तो ऑब्वियसली जिस चीज़ नहीं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनका जब बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है तो वो फिर आगे लोग रख लेते हैं, फिर वो खुद थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने लोग रखे थे वो टेक केयर करते हैं. Can't you make out of my personality? I'm a very gentleman, caring kind of a personality. बिल्कुल तो ठीक. I enjoy them. देखें, जब तक आप किसी चीज़ को enjoy नहीं करते, आप उसमें excel नहीं करते. Exactly. I am also a lovebird farming trainer in Pakistan. I conduct nationwide workshops. I train people how to do lovebird farming. So अच्छा, जब मैं लव बर्ड्स की अगर जब हम बात करते हैं तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? basic, it is a small size parrot, and they're native to Africa, as you have said in the intro. And they are called lovebirds because they love to choose a partner of their choice. They can pair up with more than one partner. Lekin, let's say if they don't like the male, or if the male doesn't like the female, they won't pair up together. आप इनको ज़बरदस्ती pair up नहीं कर सकते. सही. There are pairing techniques, obviously, जो experts use करते हैं. But primarily, they give you the best results when they choose a partner of their own choice. यानी जिस तरह से हम आम लोगों में कहते हैं कंपैटिबिलिटी होना, तो इनकी भी आपस में किसी किस्म की कंपैटिबिलिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. नुकसानात क्या हैं इस कारोबार के? कुछ तो होते हैं ना, फ़ायदों पर तो सब बात करते हैं, बट क्या कोई इसके नुकसानात भी हैं? देखें, एक अगर नया बंदा ये काम कर रहा है तो उसको अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए. ठीक है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर न्यू, इनिशियली आप उतने पैसे इन्वेस्ट करें जितना आप इसको इजीली अफोर्ड करते हैं. ठीक है. मैंने देखा है कि कुछ लोग लालच में आके, क्योंकि ऑब्वियसली बर्ड फार्मिंग इज गुड मनी एंड एक्चुअली वेरी गुड मनी, तो उस लालच में आके लर्निंग को इतनी अहमियत नहीं देते. सही. मैं हमेशा जो आई हैव अबाउट ओवर 100,000 फॉलोअर्स इन पाकिस्तान जो मुझे लवबर्ड फार्मिंग के हवाले से फॉलो करते हैं. तो आई टेल माय फॉलोअर्स कि आप इसको साथ साथ सीखें. ठीक है. इफ समवन कम्स टू मी फॉर बर्ड्स, तो मैं उनको बर्ड देता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो जो ये कारोबार स्टार्ट train करना them, चाहते हैं, मेरे पास encourage them. बिल्कुल ठीक हो गया. उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगे जो इस कारोबार में आना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल उनको मशवरा ये देना चाहूँगा कि लिमिटेड बजट के साथ, एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, घर बैठे हुए आप एक बेहतरीन बिजनेस रन कर सकते हैं. आई नो एटलीस्ट 20 women इन लाहौर जो 2 करोड़ प्लस का सीजन कर रही हैं सिर्फ लवबर्ड फार्मिंग से, बापर्दा घर में बैठ के, विदाउट गोइंग आउट इन द मार्केट. सोशल मीडिया इज द मार्केट फॉर लवबर्ड्स. आई मीन, यू
advertise or you sell or you do all the transactions on the social media. बिल्कुल आपको कोई शॉप नहीं चाहिए, आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, आपकी कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है. So it is something that anybody, any student, any widow, any housewife, कोई भी एक काम जो है वो कर देखें सकता है, कोई लेकिन भी शौक के जो साथ. अपना इजाफी रोजगार कमाना चाहे, आप जॉब कर रहे हैं, आप साथ ये कर सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक है. बिजनेस कर रहे हैं, आप साथ घर पे ये कर सकते हैं. So it offers you an opportunity to और ये एक बड़ा अच्छा कारोबार है To जो develop किया a जा secondary सकता है. source of बिल्कुल income, ठीक हो yes. गया. थैंक यू सो मच यासिर खान रोखरी साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग my लाहौर. pleasure जी. व्यूज इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.